तो हम लोग जो है ना WBC के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो WBC या ल्यूकोसाइट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ऑर्गेनुलोसाइट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये एक WBC है और ये एक WBC है, ठीक है। WBC में न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस ये है, इसमें न्यूक्लियस ये है, ठीक है ना। अब एक WBC में इसमें भी ग्रेनुल्स हैं, इसमें भी ग्रेनुल्स हैं, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का, जिसको हम ऑरेंज कलर से बना रहे हैं, ग्रेनुल्स है, वो इसमें नहीं है। तो ग्रेनुल्स तो दोनों में है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेनुल्स, जिसको अजीरोफिलिक ग्रेनुल्स कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेनुल्स किसमें प्रेजेंट है? तो खाली इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। तो जिसमें नहीं एब्सेंट है उसको हम कहते हैं अग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। समझ में आया? समझ में आया बात? तो WBC को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेनुल्स इन WBC। तो हम लोग क्लासिफिकेशन लिखेंगे, याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेनुल्स in WBC. Specific granules in based on presence of specific granule in WBC. अब देखिए, तो आपने देखा कि दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? दो तरह के, अग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये जो अग्रेनुलोसाइट्स है और मोनोसाइट्स है, तो सॉरी, अग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स को और अग्रेनुलोसाइट्स में हम लोग क्या क्या रखते हैं? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट मोस्टली ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारे नंबर में रहते हैं। मोनोसाइट अकेले अकेले रहता है, इसलिए इसको मोनो कहते हैं। और लिम्फोसाइट इज एसोसिएटेड विथ लिम्फॉइड ऑर्गन, इसीलिए उसका नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किससे एसोसिएटेड होता है? एसोसिएटेड विथ लिम्फॉइड ऑर्गन, whereas मोनोसाइट नॉट मे और मे नॉट एसोसिएटेड विथ लिम्फॉइड ऑर्गन। उसके अलावा ग्रेनुलोसाइट्स को फर्दर हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे? तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। देखो, इसमें क्या होता है ना, इन तीनों में, न्यूट्रोफिल में, इओसिनोफिल में और बेसोफिल में, न्यूक्लियस कैसा है अभी उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधे न्यूक्लियस बना रहे हैं, हालांकि न्यूक्लियस ये यहीं बना देते हैं, छोड़ो बताओ, बाद में भी बना देते हैं। ये है आपका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस देखिए, ऐसे भी हो सकता है। न्यूट्रोफिल मैं और भी बनाऊंगा, इसमें न्यूक्लियस देखिए, ये है न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल एक और बनाऊंगा, ये तीनों न्यूट्रोफिल ही है। एस्नोफिल है और बेसोफिल है। देखो, एस्नोफिल का एनसीईआरटी में जो जिस तरह से न्यूक्लियस बनाया वही तरह का बनाया था हूँ। बेसोफिल का न्यूक्लियस तो इसमें क्लियर दिखाया ही नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगा उसको भी। ये है एस्नोफिल। और ये है बेसोफिल। ठीक है। अब ये न्यूट्रोफिल
में देखो स्नोफिल बेसोफिल। अब स्नोफिल में जो स्पेसिफिक ग्रेनुल है वो किस कलर का है, तो वो है स्पेसिफिक ग्रेनुल रेड कलर का। इसमें जो है वो है ब्लू कलर। कैसे, कौन सा कलर यार, ब्लू कलर को पहचान, ये हुआ ब्लू कलर। इसमें स्पेसिफिक ग्रेनुल किस कलर का है, ब्लू कलर का। और इसमें देखोगे तो स्पेसिफिक ग्रेनुल ब्लू कलर का भी है, ब्लू कलर का भी है और रेड कलर का भी है। समझ रहे हो बात को। अब ये स्पेस देखो, ग्रेनुल्स को हम कैसे देखते हैं, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल के ग्रेनुल्स को तो उसको स्टेन करते हैं किससे, तो स्पेसिफिक डाई से। जो सेल्स को स्टेन करने के लिए मोस्ट कॉमनली डाई दो तरह का होता है, कहता है एसिडिक डाई और एक होता है बेसिक डाई। तो एसिडिक डाई में एक डाई है जिसका नाम है इओसिन, और बेसिक डाई में एक डाई का नाम है मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। अब देखो ये बाय नेचर एसिडिक है, ये बाय नेचर बेसिक है। और इओसिन से जब स्टेन कोई होता है तो उसका कलर रेड दिखता है, और मिथाइलिन ब्लू से तो उसका कलर कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। तो स्नोफिल को आप अगर एसिडिक डाई से करोगे तभी वो स्टेन लेगा, और वो कैसा दिखेगा, उसमें जो ग्रेनुल्स होंगे वो कैसे दिखेंगे, रेड कलर के। बेसोफिल में कैसे दिखेंगे, ब्लू कलर के। और न्यूट्रोफिल में रेड और ब्लू। तो इसका मतलब है ना कि न्यूट्रोफिल एसिडिक स्टेन को भी और बेसिक स्टेन दोनों को ले लेता है, इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रोफिल। स्नोफिल खाली इओसिन स्टेन को लेता है, इसलिए उसका नाम है स्नोफिल। और बेसोफिल क्या करता है, मिथाइलिन ब्लू को लेता है, बेसिक स्टेन को लेता है, तो इसलिए उसका नाम है बेसोफिल। तो ये समझ में आया, ये किस बेसिस पे है, नाम किस बेसिस पे है, समझ में आया, क्या समझ में आया भाई, बोलो बोलो यार, ठीक है ना। तो ये नेमिंग जो है ना, स्पेसिफिक स्टेन किस तरह का वो लेता है सेल्स, उसके बेसिस पे है, ठीक है ना। अब आई न्यूट्रोफिल के अगर न्यूक्लियस को देखोगे ना तो दो लोब, देखो 2 लोब, 3 लोब या 4 लोब या 5 लोब, और अलग अलग शेप एंड साइज का होता है। तो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस जो होता है ना वो डिफरेंट 2 to 5 लोब ऑफ वेरियस शेप, 2 to 5 लोब ऑफ वेरियस शेप, ठीक है ना। इसका न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, इओसिनोफिल का न्यूक्लियस 2 लोब, ठीक है ना। और इसका न्यूक्लियस हॉर्सशू शेप्ड होता है, हॉर्सशू शेप्ड। अब इसीलिए देख लो 2 लोब, हॉर्सशू शेप्ड, एंड इसीलिए न्यूट्रोफिल का एक और नाम होता है, अदर नेम ऑफ न्यूट्रोफिल, अदर नेम ऑफ न्यूट्रोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, PMNL, फुल फॉर्म पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो भाई ये इसका नाम होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। क्योंकि पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फ मतलब फॉर्म, न्यूक्लियर ऐसा ल्यूकोसाइट जिसमें बहुत सारे फॉर्म के न्यूक्लियस हो, उसको कहते हैं। और ये कौन सा था, न्यूट्रोफिल। तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब आइए लिम्फोसाइट का भी अगर हम शेप देखें, हमारे एनसीईआरटी की बुक में देखो, न्यूट्रोफिल का बना है, स्नोफिल का बना है, बेसोफिल का। देखो बेसोफिल को इसने पूरी तरह से ब्लू स्टेन से दिखा दिया है, देखो आप, बेसोफिल को पूरी तरह से ब्लू स्टेन से दिखा दिया है। न्यूट्रोफिल में ब्लू और रेड दोनों दिखाया है, जबकि स्नोफिल में ओनली रेड दिखाया है। समझ में आया ना। तो ये एनसीईआरटी का है, ये सब एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। अब अगर बात करो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का, तो मोनोसाइट जब यहाँ पे डायग्राम बनाया, तो हालांकि इसमें एनसीईआरटी में बनाऊंगा, लेकिन मैं क्लियरिटी के लिए बना देता हूँ। अगर बात करो मोनोसाइट की, तो ये है मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC, और इनफैक्ट लार्जेस्ट ब्लड सेल। WBC सबसे बड़ा होता है, WBC में जो सबसे बड़ा होता है कौन सा होता है, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है ना वो किडनी शेप का होता है, ऐसा होता है,
कैसा होता है, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड। तो मोनोसाइट का न्यूक्लियस याद रखना है, न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट इज किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड। ठीक है ना। तो ये हो गया मोनोसाइट, और इन सब में स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे। और लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो होता है स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। ये हो गया लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस, लिम्फोसाइट का। ठीक है ना, समझ में आया बात, ये लिम्फोसाइट का। तो इन दोनों में कोई स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं साइटोप्लाज्म में। इनके साइटोप्लाज्म देखो, साइटोप्लाज्म को गौर से देखो। ईस्नोफिल में रेड तरह का साइटोप्लाज्म है, बेसोफिल में ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म दिखाया है, न्यूट्रोफिल में दोनों रेड और ब्लू दोनों दिखाया है। तो इस तरह से ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब आइए, अगर WBC, भाई लीस्ट एबंडेंट ब्लड सेल कौन सा है, तो WBC है। लीस्ट एबंडेंट ब्लड सेल कौन था, WBC। तो आप सबको मालूम है लीस्ट एबंडेंट ब्लड सेल WBC। अब WBC में न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना होता है, न्यूट्रोफिल का परसेंटेज बोलो भाई, इओसिनोफिल का परसेंटेज, बेसोफिल का परसेंटेज, लिम्फोसाइट का परसेंटेज और मोनोसाइट का। ये पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारे एनसीईआरटी के डेटा हैं और एनसीईआरटी के डेटा को आपको याद रखना है। तो जैसे कि न्यूट्रोफिल का आपने बताया 60 to 64%, स्नोफिल का 2 से 3%, बेसोफिल का 0.5 to 1%, लिम्फोसाइट का 24 से 25%, ठीक है, और मोनोसाइट का 6 to 8%। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा कि किसका कितना परसेंटेज है। समझ रहे हैं ना बात को, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको देख के क्या लगता है, ये लग रहा है ऐसा कि 0 हो गया हो। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मोस्ट एबंडेंट, लग नहीं रहा, होता भी है मोस्ट एबंडेंट WBC, मोस्ट एबंडेंट WBC, लीस्ट एबंडेंट WBC, लीस्ट एबंडेंट ब्लड सेल, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना होगा कि मोस्ट एबंडेंट। अच्छा, इन सब में मोस्ट मोटाइल और मोस्ट एक्टिव WBC, तो मोस्ट मोटाइल और मोस्ट एक्टिव WBC इज, ठीक है ना। रुक जाइए थोड़ा, रुका हुआ हूं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, लार्जेस्ट WBC, लार्जेस्ट ब्लड सेल, मोनोसाइट, लार्जेस्ट ब्लड सेल मोनोसाइट होता है, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सा होता है बताइए, प्लेटलेट्स, आपसे पूछा हूँ, ठीक है। देखो मेरा कार्बन कॉपी, मेरा बचपन है ये, देखो मेरा बेटा है, मेरा बचपन है, एकदम मेरा कार्बन कॉपी है। दिखा तुम लोगों को, बोलो। देखो बच्चे बोल रहे हैं, चलो अब जाइए आप खेलिए, तो पढ़ा दिए, ठीक है। चलो बेटा, तो ये लिख लिया सबने,
ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बंद करिए, बंद करिए, दरवाजा बंद करिए, जाइए बाहर, आप खिली जाइए। हाँ चलिए, तो अब हम लोग बात करें इन सारे ब्लड सेल्स का। तो देखो बेटा, आपको इसके लिए मैं एक टेबल देता हूँ और उसी में कुछ लिख दूंगा जो आपको जरूरी चीजें होंगी। ये इतना तो आपको याद रखना है। अच्छा देखो, WBC का लाइफ जो होता है ना, फ्यू आवर्स से लेके मेनी ईयर्स और इवन लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ WBC। ठीक है ना? तो इसके टाइम को अब देखो यहाँ पे WBC का है इन जनरल। देखो बहुत अच्छा ये टेबल है। 65% एनसीईआरटी में है कि 64% है बुक में, शायद 65% है। ठीक है ना? अब देखिए WBC का इन जनरल यहाँ पे जो डेटा दिया है इसको आप नहीं मानेंगे, इसको आप ना माने, क्योंकि यहाँ पे लिखना चाहिए 6000 to 8000 पर क्यूबिक मीटर। मोस्ट लाइफ फॉर फ्यू ईयर्स टू, ज्यादातर WBC फ्यू ईयर्स टू फ्यू डेज। बेटा दरवाजा बंद कर दो। फ्यू ईयर्स टू फ्यू डेज, ठीक है ना? लेकिन कुछ सम आर इवन ईयर्स और लाइफ लॉन्ग, स्पेशली मेमोरी सेल्स, ईयर्स और लाइफ लॉन्ग। ठीक है ना? और इन जनरल WBC का काम क्या है? देखो ज्यादातर मोस्ट WBC का काम क्या है? तो मोस्ट WBC कॉम्बैट पैथोजन एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस दैट इंटर बॉडी। ठीक है ना? अब आइए बात करें न्यूट्रोफिल की, तो स्पेसिफिक सेल्स की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल जो होता है ना, ठीक ठाक साइज का होता है। साइज इसके साइज पे याद नहीं करना है, 60 to 65% होता है। इसका मेन काम है न्यूट्रोफिल का फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब समझते हो आप? दो टर्म जानते हो, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस, ये दो टर्म जानते हो आप लोग? बोलो भाई, कौन कौन नहीं जानता है? नहीं जानता तो मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं जानता तो वैसा बताओ भाई। फैगोसाइटोसिस अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता सकता हूँ। किसी को ऐसा है जिसको नहीं मालूम हो? देखो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग ऑफ माइक्रोब्स बाय अ सिंगल सेल। ठीक है ना? और ईटिंग ऑफ फूड। ठीक है ना? बेसिकली क्या करता है ना, सेल जो है ना इंजेस्ट करता है। देखो एक होता है ड्रिंकिंग, और लिक्विड चीज को कोई सेल अगर सिंगल सेल कोई लिक्विड चीज को खाता है या अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उसको कहते हैं पाइनोसाइटोसिस, और कोई भी सिंगल सेल। और अगर वो किसी सॉलिड चीज को लेता है तो उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल का काम क्या है? फैगोसाइटोसिस। और ये किसका फैगोसाइटोसिस करता है? तो इस बॉडी में जो हमारे बॉडी में माइक्रोब्स घुसते हैं या छोटे पैथोजेन या हार्मफुल एजेंट्स जब घुसते हैं, माइक्रोब्स, हार्मफुल एजेंट या पैथोजेन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट, तो उसको ये ट्रैप करके अपने अंदर निकल जाते हैं और उसको अंदर में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मान लो सपोज करो ये एक न्यूट्रोफिल है, सपोज, अरे यार ये तो खतरनाक न्यूट्रोफिल है। सपोज ये न्यूट्रोफिल है और यहाँ पे कोई हार्मफुल एजेंट है, हार्मफुल एजेंट है ये, तो ये इसको क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करके अंदर में फूड वैक्यूल बनाएगा और इसके अंदर में, हाँ ठीक है ना, जाइए खेलिए, और इसको ट्रैप करके फिर अंदर में डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। समझ में आया ना? तो पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो ये जो जैसे कि पैथोजन का साइज बहुत बड़ा है, तब न्यूट्रोफिल उसको नहीं ट्रैप करेगा, स्मॉलर पैथोजेंस को ट्रैप करता है। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्मॉल हार्मफुल एजेंट, लार्ज हार्मफुल एजेंट को नहीं, जैसे कि पैथोजन हो गया, एंटीजन हो गया। इसीलिए, और ये सब हमको नुकसान पहुंचाता है, तो हमको नुकसान पहुंचाने वाले एजेंट से रोकता है। इसीलिए हम लोग न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूट्रोफिल? माइक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी। माइक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी। उसके अलावा आप लोग को सेल बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, न्यूट्रोफिल अल्सो शो बार बॉडीज। बार बॉडीज क्या होता है? तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ड्रम शेप का दिखता है।
इसके न्यूक्लियस में एक एक क्रोमोसोम डम्बेल शेप का दिखता है। कैसा दिखता है? डम्बेल शेप का। उसको हम क्या कहते हैं? बार बॉडीज। तो अल्सो सो एक एक्स क्रोमोसोम इसमें कैसा दिखता है? डम्बेल शेप का, और उसको क्या कहते हैं? बार बॉडीज। ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल अल्सो इज अ सोर्स ऑफ लाइसोजाइम। न्यूट्रोफिल इज अल्सो सोर्स ऑफ लाइसोजाइम। ठीक है ना। तो इतना बात इसमें याद रखना है। अब ये सब स्टैंड बाई, आपको ये याद रखना है, ईओसिनोफिल और बेसोफिल किसे स्टैंड होता है? न्यूट्रोफिल स्टैंड बाई एसिनोफिल और बेसोफिल किसे स्टैंड किया जाता है? न्यूट्रोफिल को। बोलो बोथ। बाकी बच्चे बोलो ना, कुछ नहीं लिखा बोथ। हाँ ठीक है ना। तो ये बात, इतनी कहानी आपको याद रखनी है। अब देखो इसमें ये सब ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है कि ये 10 से 12 न्यूक्लियस इसका 2 to 5 कनेक्टेड बाय थिन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमैटिन साइटोप्लाज्म में वेरी फाइन पेल लाइलैक ग्रैन्यूल। लाइलैक ग्रैन्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब रेड और ब्लू मिलता है तो ऐसे ही दिखता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया विद लाइसोजाइम डिफेंसिन एंड स्ट्रॉन्ग सच। देखो इसके अलावा न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये सब याद मत करना, ऐसे ही जानने के लिए, नॉलेज के लिए। ये बैक्टीरिया को अपने लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, डिफेंसिन भी एक एंजाइम होता है, और दूसरे सब्सटेंस से जैसे कि इन सब चीजों से बैक्टीरिया को ये डैमेज कर सकता है। लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है फैगोसाइटोसिस, मोस्ट मोटाइल सेल, स्टैंड बाई। समझ में आया ना बात? सब याद नहीं करना है, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, मैं काट देता हूँ, ये नहीं है आपके लिए। ठीक है ना। अब आइए ईओसिनोफिल की बात करें। देखो ईओसिनोफिल एक बहुत ही अच्छा सेल है, और इसकी आबादी जो है ना ऑल टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 to 3% है। इसके भी डायमीटर को याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस यूजुअली टू लोब कनेक्टेड बाय थिक स्ट्रैंड ऑफ क्रोमैटिन, लार्ज रेंज ऑरेंज, रेड ऑरेंज ग्रैनुलर फिल्ड साइटोप्लाज्म। ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब देखो ईओसिनोफिल बेसिकली ये भी इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ये भी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। देखो इम्यूनिटी दो तरह का होता है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, स्पेसिफिक इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ये न्यूट्रोफिल एसिनोफिल ये दोनों नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी से रिलेटेड है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं है। अब ये सब 12th में हम पढ़ाएंगे। देखो डब्ल्यूबीसी के बारे में 12th में कुछ और डिटेल्स बताएंगे, कुछ और डिटेल्स। अभी हम लोग जितना अभी की जरूरत है उतना बताना है। 12th में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे ना, तो न्यूट्रोफिल के बारे में, एसिनोफिल के बारे में, बेसोफिल के बारे में और कुछ भी बताएंगे। तो एसिनोफिल जो है ना ये बेसिकली क्या करता है, तो कैसे, जैसे कि मुझे एलर्जी है, मुझे कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, मुझे कोई कैंसरियस ट्यूमर है, तो इन सब को एसिनोफिल डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। किस कंडीशन में? एलर्जी, एलर्जी है तो उसको कम करता है, एलर्जी के मैनिफेस्टेशन को। उसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे में कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाए, पैरासिटिक इन्फेक्शन में कौन से आते हैं? हेलमिन्स, एसके हेलमिन्स एंड प्लेटी हेलमिन्स। उसके अलावा और किसको करता है? तो कैंसरियस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करता है। ये सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कैंसरियस ट्यूमर का मतलब क्या होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है। तो आप देखो, अब आप जब 12th क्लास में आओगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे, तो पढ़ोगे कि एलर्जी के लिए जो चीफ पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? हिस्टामिन। एलर्जी जो है किसकी वजह से होता है? एक सब्सटेंस होता है जो कि बेसोफिल रिलीज करता है, और वो होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन की वजह से एलर्जी होता है। और अगर कोई हिस्टामिन के इफेक्ट को कम कर दे तो एलर्जी को कम करेगा या बढ़ाएगा? बोलो भाई, कम करेगा या बढ़ाएगा? बोलो आंसर दो। कम करेगा। तो बेसिकली एसिनोफिल जो है ना एलर्जी के कंडीशन को कम्बैट इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो इसके लिए यू हैव टू वेट फॉर क्लास 12 एंड डिस्ट्रॉय सर्टेन पैरासिटिक वर्म। तो ये सब 12th में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है ना। अब आइए बेसोफिल की बात करें तो लीस्ट एबंडेंट सेल है। और भाई आपसे कहा जाए कि एलर्जी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है तो वो कौन है? तो वो है बेसोफिल एंड दूसरा कौन सा सेल होता है एलर्जी के लिए, जो कि बेसोफिल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड मास्ट सेल। अब मास्ट सेल क्या होता है? तो टिश्यू जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो बेसोफिल एंड मास्ट सेल। अब दोनों बेसोफिल हो चाहे मास्ट सेल हो, ये दोनों क्या, ये दोनों बेसोफिल, बोथ बेसोफिल, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ,
both basophil and mast cell is the source of various chemicals like histamine, heparin, serotonin. हिस्टामिन, हेपारिन एंड सीरोटोनिन, इन 3 केमिकल्स का ये सोर्स है। कौन कौन से? हिस्टामिन, हेपारिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है, इसमें से हिस्टामिन जो होता है ना, इसी से एलर्जी होता है। तो भाई क्या हमें याद रखना है कि लिबरेट हेपारिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन एलर्जिक रिएक्शन। तो मेनली एलर्जी में कौन सा होता है? हिस्टामिन। और एलर्जी में क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अब इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स क्या होता है? तो इसके लिए पूरा इन्फ्लामेशन पे क्लास 12 में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो वहीं बताएंगे हम कि इन्फ्लामेशन क्या होता, क्या है इन्फ्लामेशन। तो अभी इसको याद कर लेना होगा, बस इतना याद रखना कि ये लीस्ट अबंडेंट सेल है। अब देखो बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट का क्लासिफिकेशन आपको याद है, इसमें टी सेल होता है, बी सेल होता है, एनके सेल होता है। लिम्फोसाइट का साइज जो है ना 12 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी करता है, 12 to 20 माइक्रोमीटर के। नहीं सॉरी, ये तो सारे WBC का होता है ना। लिम्फोसाइट का साइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेमोराइज। मैं काट दे रहा हूँ इसको, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप स्मॉल लिम्फोसाइट का 6 से 9 माइक्रोमीटर और लार्ज का 10 से 14 में, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये बात याद ही नहीं रहेगा ना, आप पढ़ेंगे ना याद करेंगे। ये आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियस इज राउंड शेप्ड, स्लाइटली इंडेटेड, साइटोप्लाज्म फॉर्म रिम अराउंड द न्यूक्लियस दैट लुक स्काई ब्लू। ये जरूरत नहीं है स्काई ब्लू याद करने का, ये स्काई ब्लू करने का याद करने का जरूरत नहीं है। द लार्जर द सेल द मोर साइटोप्लाज्म इज विजिबल। ठीक है ना। अब देखिए लिम्फोसाइट इज द चीफ सेल ऑफ, आर द lymphocytes are the chief cell of, chief cells of किसका? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में तो सब ऑलमोस्ट सारे WBC, लेकिन ये जो है ना स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दो तरह का इम्यूनिटी है, कि स्पेसिफिक एक नॉन स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी का, अब ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है तो ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख दिया है ना, अब इसमें बी सेल क्या करता है, टी सेल क्या करता है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? 12th क्लास में। अब देखो इसमें लिख दिया, मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आपको अभी उतना याद नहीं होगा ना, समझ में आएगा। मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, बी सेल डेवलप इनटू प्लाज्मा सेल विद सेक्रेट एंटीबॉडीज। ये सब क्या होता है? प्लाज्मा सेल, टी सेल अटैक invading viruses, cancer cell and transplanted tissues. NK cells attack wide variety of infections and certain spontaneously arising tumor cell. ये सब चीजें हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये बस एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। 12th में बहुत डिटेल में इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, इम्यूनोलॉजी टॉपिक में। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी इसको समझने की कोशिश की जाए तो पूरा इम्यूनोलॉजी पढ़ाना पड़ेगा। इम्यूनोलॉजी अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 12 का बहुत बड़ा टॉपिक है, 8-10 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, बाकी बच्चे बोलो भाई हाँ, तो कुछ हमको हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, अब बात करें मोनोसाइट। देखो मोनोसाइट को हम कहते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी। मोनोसाइट को हम क्या कहते हैं? मैक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी, मैक्रो पुलिसमैन ऑफ इम्यूनिटी। ये भी फैगोसाइटोसिस करता है, लेकिन लार्जर WBC को, लार्जर किसको? पैथोजन को। हमने बताया था ना, याद होगा, ऊपर में फोटो भी होगा। ये देखो ये इतना बड़ा WBC है, तो इसको कौन करेगा? फैगोसाइटोस, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट फैगोसाइटोस लार्जर WBC। ये लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होता है, और इसका साइज जो मैक्सिमम होता है वो 20 माइक्रोन मीटर होता है। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है साइज। न्यूक्लियस इज किडनी और हॉर्सशू शेप्ड, हॉर्सशू शेप नहीं होता, हॉर्सशू शेप उसका होता है, किसका होता है? बेसोफिल का। साइटोप्लाज्म इज ब्लू ग्रे एंड अपीयर फोमी। ये सब भी बिल्कुल याद नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल याद नहीं करना है बस।
फाइब्रोसाइट आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग टू, अब देखो मोनोसाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है वांडरिंग मोनोसाइट्स, एक होता है कौन सा मोनोसाइट वांडरिंग, और दूसरा कौन सा होता है बोलो भाई, तो दूसरा होता है फिक्स मोनोसाइट। तो वांडरिंग और फिक्स मोनोसाइट्स, एक मोनोसाइट जो है पूरे ब्लड में हर जगह घूमता रहता है, एक मोनोसाइट जो होता है ना, देखो क्या होता है, अब यहाँ पे समझ लो, ये बात समझना जरूरी है आपको अभी। जैसे कि ये आपका ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, जगह जगह पोर्स होते हैं ना, होते हैं कि नहीं जी ब्लड कैपिलरीज में। अब मोनोसाइट, ये मान लो मोनोसाइट है, तो मोनोसाइट यहाँ से निकल के टिश्यू में आ गया, तो टिश्यू में आ जाता है, तो इसको मोनोसाइट के नाम से ही जानते हैं या कुछ और नाम से? ये ब्लड कैपिलरीज है, दिस इज द ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज से मोनोसाइट निकल के कहाँ पे आ गया, टिश्यू में। चुप नूरीन शेख, फेनेस्ट्रा तेनेस्ट्रा कहाँ पढ़ रही हो रे अभी, ये फेनेस्ट्रा यहाँ थोड़ा होता है, फेनेस्ट्रेशन नेफ्रॉन में ना होता है, बेकार की बात कर रही हो, कहाँ कहाँ से आलतू फालतू पढ़ ली हो जी नूरीन बेटा, ये बेकार की बात पूछ रही हो, अब कर बता रही हो, ठीक है ना। तो यहाँ से निकलता है मोनोसाइट और टिश्यू में चला जाता है, तो इस मोनोसाइट को अब क्या कहते हैं, मोनोसाइट नहीं कहते हैं, मोनोसाइट वंस कम आउट, इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज into tissues, it is known as ये लोगो, मोनोसाइट की बात है बेटा, इट इज नोन एज नॉट टिश्यू फ्लूइड, मैक्रोफेज। क्या कहलाएगा, नाम सुना होगा मैक्रोफेज का, नोन एज मैक्रोफेज। तो मोनोसाइट वंस कम आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू टिश्यू, इट इज नोन एज व्हाट, मैक्रोफेज, ठीक है ना। जाहिर सी बात है टिश्यू फ्लूइड लिखो, टिश्यू लिखो, बात वही होता है, टिश्यू के अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब इस मैक्रोफेज का स्पेसिफिक नेम्स होता है, जो कि हम टिश्यू चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब वहां पे बताएंगे। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि मोनोसाइट जो होता है ना, फिक्स होते हैं, फिक्स कहाँ पे होते हैं, टिश्यू में चले जाएंगे तो, और ब्लड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। अब आइए, अब ये बताओ, क्या हमारे बॉडी में, आपने सुना होगा ना कि कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करा लो यार, ब्लड चेकअप करा लो। ब्लड चेकअप क्यों कराते हैं, ब्लड टेस्ट जो होता है, ब्लड टेस्ट जो होता है वो क्यों कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट हम लोग दो चीज को देखने के लिए कराते हैं, ब्लड सेल्स, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, ब्लड सेल्स, और दूसरा ब्लड ग्रुप के लिए। तो मेनली ब्लड सेल्स का नंबर कम है ज्यादा है, अगर हेल्दी कंडीशन है तो सारे ब्लड सेल्स नॉर्मल रेंज में होंगे, जैसे कि आरबीसी का ये रेंज होगा, डब्ल्यूबीसी का ये रेंज, डब्ल्यूबीसी में डिफरेंट कंपोनेंट का ये रेंज होगा। लेकिन अगर किसी वजह से, मान लो मेरे को न्यूट्रोफिल बढ़ गया है किसी भी वजह से, वजह बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिलिया। अगर किसी वजह से हमारे में न्यूट्रोफिल का काउंट कम हो गया तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रोपीनिया। किसी वजह से इस्नोफिल का काउंट बढ़ गया तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, इस्नोफिलिया। कम हो गया तो उसको क्या कहेंगे, इस्नोपीनिया। किसी वजह से बेसोफिल का काउंट बढ़ गया ब्लड में नॉर्मल से तो बेसोफिलिया, कम हो गया तो बेसोपीनिया। मोनोसाइट का काउंट बढ़ गया तो क्या कहेंगे, बोलो, मोनोसाइट का काउंट किसी वजह से ब्लड में बढ़ गया तो उसको क्या कहेंगे, उस कंडीशन को, नॉर्मल से ज्यादा हो गया है तो मोनोसाइटोसिस, और अगर कम हो गया है तो मोनोसाइटोपीनिया। उसी तरह से लिम्फोसाइट का काउंट अगर नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो मोनोलिम्फोसाइटोसिस, और नॉर्मल से कम हो गया है तो लिम्फोसाइटोपीनिया। तो देखो इसके लिए एक टेबल बना देता हूँ, वो आप लोग चाहो तो याद कर लेना, वो आपके लिए कभी कभी नीट वीट के पेपर में आ जाता है, क्योंकि इतना बेसिक बात है कि ये आ जाता है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, कभी कभी इतना, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। Number increases than normal.
number decreases than normal. तो इसको क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटो, दरवाजा बंद करो, पीनिया, मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोपीनिया, स्नोफिलिया, एओसिनोपीनिया, बेसोफिलिया, बेसोपीनिया, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपीनिया। ठीक है ना, समझ में आ गया बात। तो ये कोई बहुत मेजर बात नहीं है, बस ये एक बात ध्यान दे दीजिएगा। अब उसके बाद देखो ये एक टेबल है, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये टेबल को देखो, पूछ दिया जाता है कि न्यूट्रोफिल किस कंडीशन में जनरली ज्यादा देखा जाता है। सब इस पूरे टेबल से कुछ नहीं आता, जिससे जिससे आता है उसको बता। तो न्यूट्रोफिल जनरली जो देखा जाता है किस कंडीशन में, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ जाता है न्यूट्रोफिल का काउंट। ठीक है ना, किस में बढ़ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है। इवन इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन और बर्न के कंडीशन में, किसी का बदन जल गया तो उस कंडीशन में न्यूट्रोफिल का काउंट बन जाता है। लो न्यूट्रोफिल काउंट, तो आप इसमें ये याद रखना, रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे कि मान लो कोई लगातार रेडिएशन से एक्सपोज है तो उसमें बढ़ जाता है। इवन कुछ ड्रग की टॉक्सिसिटी में भी ये सब याद रखना, सिर्फ रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे कि एटॉमिक वार हो जाए, बहुत सारा रेडिएशन, या बार बार किसी का एक्सरे हो रहा है तो उसके बॉडी में न्यूट्रोफिल का काउंट कम दिखा जाएगा। लिम्फोसाइट का काउंट, समझ क्या करता है, लिम्फोसाइट का काउंट क्या होता है, तो इसमें वायरल इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। कुछ ल्यूकेमिया में, ल्यूकेमिया का मतलब ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है ना, और कम क्या होता है, तो जब आदमी बहुत दिन से बीमार होना, बहुत क्रोनिक इलनेस हो, तो उसमें इम्यूनोसप्रेशन में तो सारे ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है, बेकार की बात है। ठीक है ना, सारे ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है, वो लिम्फोसाइट का भी होता है और अदर ब्लड सेल का भी। तो यहाँ पे ये जो बात लिखी है ना, इम्यूनोसप्रेशन अगर किसी का कर दिया जाए, इम्यूनिटी को कम कर दिया जाए, तो उसमें इम्यूनोसप्रेशन जब किया जाता है ना, तो उसमें सारे ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है। लेकिन स्पेशली लिम्फोसाइट का इसलिए यहाँ पे डिस्कशन है कि लिम्फोसाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल फॉर इम्यूनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल फॉर इम्यूनिटी इज लिम्फोसाइट, और स्पेशली स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मोनोसाइट की बात अगर करो, तो मोनोसाइट ट्यूबरकुलोसिस में, ये याद रखना आप, ये ट्यूबरकुलोसिस में इसका काउंट, कुछ ल्यूकेमिया फिल्केमिया मत याद रखना, खाली ट्यूबरकुलोसिस याद रखना। ठीक है ना, बोन मैरो सप्रेशन में ये तो बकवास बात है, तो सब में होता है बोन मैरो। एस्नोफिल एलर्जिक रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एस्नोफिल का काउंट जो है ना एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ड्रग टॉक्सिसिटी, स्ट्रेस पर ये कम नहीं पूछा जाता है। बेसोफिल एलर्जिक रिएक्शन में, तो आपसे ये क्वेश्चन आता है कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन से सेल बढ़ते हैं, एक तो बोथ एस्नोफिल एंड बेसोफिल। एस्नोफिल क्यों बढ़ते हैं, एस्नोफिल इसलिए बढ़ते हैं कि वो एलर्जी के सिम्टम को कम करे, और बेसोफिल एलर्जी कराने के लिए बढ़ जाता है। तो ये याद रखना, बाकी सब मत याद करना, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, ये सब मत याद करना। ठीक है ना, कि कब कम होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता दिया। अब देखो हमारे बुक में WBC के बारे में क्या दिया है। तो हमारे बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया है, ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज WBC as they are colorless due to the lack of hemoglobin. They are nucleated and relatively lesser in number, which average 6 to 8,000 per cubic millimeter of blood. Leukocytes are generally short-lived. We have two main category of WBC, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes में कौन से आते हैं, neutrophils, eosinophils and basophils are different type of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are agranulocytes. Neutrophils are the most abundant cell of the total WBCs and basophils are the least among them. Neutrophil and monocytes are phagocytic, बताया था ना, हमने बताया था ना, ये दोनों phagocytosis होते हैं, which destroy foreign organisms entering in the body. Basophils secrete histamine, serotonin and are involved in inflammatory reaction. Inflammatory reaction के बारे में 12th में हम पूरा बात बताएंगे। ठीक है ना, एलर्जी बेसिकली एलर्जी में होता क्या है, इन्फ्लामेशन होता है। इस्नोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन, कौन सा, पैरासिटिक इन्फेक्शन, यहाँ पे लिखा नहीं है,
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पैरासिटिक इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन को नहीं, पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन का मतलब एसके हेल्मिन्स और प्लेटिक हेल्मिन्स के इन्फेक्शन को, एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। एसोसिएटेड विथ का मतलब ये एलर्जी को, एसोसिएटेड का मतलब ये एलर्जी को बढ़ाता है या कम करता है? बोलो भाई, बढ़ाता है या कम करता है? कम करता है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स आर टू मेजर टाइप, बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बस इतना बात लिखा है। अब हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? प्लेटलेट्स की। तो देखो, जैसा कि आप सबको मालूम है, प्लेटलेट्स इज, बेटा हर जगह पढ़ाने में दिक्कत ना होती है, यही नीचे खड़ी है ना बाबू, पैटर्न ये अब ये खड़ी। देखो अब बात करें हम लोग प्लेटलेट्स की, तो अम्मा को जगा दीजिए बोलिए चाय बनाने के लिए, अम्मा को बोल के चाय बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए प्लेटलेट्स जो है सेलुलर फ्रेगमेंट्स ऑफ किसका है? मेगा कैरियोसाइट्स। सेलुलर, मेरा दरवाजा बंद करो साकिब। सेलुलर फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। तो क्या प्लेटलेट्स हैव ए न्यूक्लियस और विदाउट न्यूक्लियस? तो प्लेटलेट्स इज enucleated, just like enucleated, just like enucleated या non-nucleated, just like आरबीसी, ठीक है ना। अब प्लेटलेट्स जो होता है ना, देखो बनता कहाँ है? तो फॉर्म इनसाइड बोन मैरो, इनसाइड बोन मैरो, ठीक है ना। कहाँ बनता है? इनसाइड बोन मैरो, ठीक है। अब आइए, प्लेटलेट्स का काउंट आप सबको मालूम है 1.5 लाख से 3.5 लाख। प्लेटलेट्स, देखो प्लेटलेट्स का तो ऐसे काम कई सारे होते हैं, लेकिन अभी जो आपको जानना है ना, प्लेटलेट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लेटलेट्स रिलीजेस certain clotting factors which is responsible for नहीं, which help in blood coagulation। और किसी के बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसमें ब्लड कोगुलेशन डिलेड हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स लेड टू डिले इन ब्लड कोगुलेशन। डिले इन, बैठा लो उसको भी, डिले इन ब्लड कोगुलेशन, समझ में आया ना। अब देखिए कौन सी बीमारी में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी होती है, आप सबको मालूम है, दिल्ली में बहुत कॉमन है। बीमारी का नाम पूछ रहा हूँ, समर एंड सहर, दिल्ली में बहुत कॉमन है वो बीमारी। कौन सी बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, इन सब में जनरली जो डेफिशिएंसी देखी जाती है वो कौन सी बीमारी में? ये भी आता है डेंगू के बारे में 12th में पढ़ाएंगे, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर, इन सब में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है ना। अब आइए, इंक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बो, प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइटोसिस, और डिक्रीज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो नॉर्मली एक्सेस प्लेटलेट्स रेयरली देखा जाता है, लेकिन डिक्रीज जो देखा जाता है ये सब बीमारियों में देखा जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है ना। समझ गए बात को? तो दिस इज अबाउट द प्लेटलेट्स एंड दिस इज द एंड ऑफ क्या? ब्लड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
आज मैं इतना ही पे छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। चलो।